देखो शंकर, एक तो गरीब होना और ऊपर से छोटी जात का होना पढ़ाई के रास्ते को और ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। लेकिन हमें इस सब से लड़कर जीतना है और हमारी किस्मत बदलनी है। समझ रहे हो भीम, तुम? भीम तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, वरना ये हितेश भाव के जैसे मैं ईर्ष्या करती हूँ तुमसे। मैं समझती हूँ तुम्हारी बातों को, पर तुम मुझे समझा दो भीम। मेरे घर में 4 लोग हैं और कमाने वाले सिर्फ मैं और मेरा बेटा। हम दोनों मिलकर कमाते हैं। तब हर शाम खाना बनने के बाद ये राशन का डब्बा खाली पड़ जाता है। दिन भर ना कमाए तो राशन के डब्बे में मुट्ठी भर अनाज न पाए और पूरा घर भूखा सो जाए। इसलिए भेजती हूँ बेटे को कमाने। मैं इसे यहीं रख के जाती हूँ। तुम्हें कोई तरीका मिले तो बता देना, ताकि बेटा पढ़ भी ले और ये राशन का डब्बा खाली भी न पड़े। तो भेज दूंगी पढ़ने उसे। मैं तुम्हारे तरीके का इंतजार करूंगी। भीम बेटा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। भूख की आग में सबसे ज्यादा कुछ जलता है तो वो भविष्य जलता है। ज्यादातर आई बाबा चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े बड़े पद पर पहुंचे, लेकिन उनके सामने यही राशन का खाली डब्बा नजर आता है। इसे ना रास्ते से हटाया जा सकता है और ना ही नजरें चुराकर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन बाबा, किसी ना किसी को तो बलिदान देना होगा ना। बलिदान देने के लिए जीवित रहना भी जरूरी है, पर जहाँ पेट भरना ही मुश्किल हो तो कोई क्या करेगा। मैं काकी को जाकर बताती हूँ कि उनका सोचना अपनी जगह जायज है। अपने परिवार के भूख से लड़ना उनकी जिम्मेदारी है और उसका रास्ता निकालना भी। हम सब लगभग एक ही हालात में जी रहे हैं, तो किसी और का चूल्हा कैसे जलेगा ये हम क्या बताएं। रमा, काकी ने जो सवाल पूछा है उसका हल सूझ रहा हो तो बताइए। मैं हर लड़ाई में आपका साथ दूंगी, लेकिन सच्चाई से भी मुंह नहीं मोड़ सकती हूँ। भाई, आपको भीम भैया के घर जाने के बाद उनसे झगड़ा नहीं करना चाहिए था। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। बेटा तू क्यों, भीम की इज्जत मैं भी बहुत करती हूँ, पर मैं वहाँ लड़ने नहीं गई थी, बस सवाल पूछने गई थी। और जब तक उसका जवाब नहीं आ जाता तब तक तो ना ही स्कूल जाएगा और ना ही फैक्ट्री। समझ में आया ना? चल अब घर में। काकी, दिख गया परिणाम लक्ष्मी? तुरंत मान गई रमा।
कि पैसे जीवन जीने के लिए कितने जरूरी होते हैं। और ये दोनों, इन्हें भी ऐसा लगा कि बच्चों का काम करना बिल्कुल सही है। फिर अगर बच्चों का काम करना सही है तो बड़ों का काम करना सही क्यों नहीं? पूछो अपने बाबा से। भाई, अब रमा और भीम तुम्हारे घर का हिस्सा नहीं है और ना ही तुम्हारे पैसे से खाते हैं, तो इनके मसलों में तुम अपनी टांग क्यों अड़ा रही हो? भीम से ही सीखा है। बच्चा किसी और का, फैक्ट्री किसी और की, लेकिन नाक अपनी घुसानी है। रमा, मैं तो कहती हूँ कि तू और शंकर दोनों काम पे थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि तेरे पति तो बस भाषण ही देते रहते हैं। और देखना, वो दिन दूर नहीं है जब सबको ये समझ में आ जाएगा कि भीम भाव के भाषण सुनने से उनके जीवन में सिर्फ खाली डब्बा आएगा। हटिए, ये जगह हमारे हिस्से की है, झाड़ू लगा देती हूँ, फिर काम पर भी जाना है। अरे पुष्पा, संजू आ जाओ, कारखाने नहीं जाना है क्या? आराम से जरा ना। जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए वो फैक्ट्री में काम करने जा रहे हैं। जब तक इनके हाथों में किताब नहीं होगी तब तक इनकी और हमारी जात की किस्मत नहीं बदलेगी। लेकिन राशन के खाली डब्बे का जवाब भी जरूरी है। रुको, इसे भी अपने साथ ले जाओ। फैक्ट्री में काम सीखेगा तो तुम्हारे साथ रोज आया करेगा। ठीक है रमा ताई। जा। रुको, ये शंकर कहीं नहीं जाएगा काम करने। क्यों नहीं जाएगा? मेरा साला बाल मजदूरी नहीं करेगा। आपका साला बाद में, वो पहले मेरा भाई है और मुझे ये सही नहीं लगता है कि मेरे पति पर मेरे भाई का बोझ हो। कैसी बातें कर रही हो तुम? कल रात तुमने ही इसे कहा था ना कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो फिर अचानक से क्या हो गया अभी? देखिए, ये फैक्ट्री में काम करने नहीं जाएगा तो ऐसे ही सड़क पर काम ढूंढता रहेगा और कोई भी व्यक्ति आके इसे बेवकूफ बना के अपना काम भी करवा लेगा और धक्का देके चला भी जाएगा। कम से कम ये फैक्ट्री में काम करेगा तो पैसे तो मिलेंगे। जाओ तुम सब। शंकर, शंकर तुम नहीं जाओगे। शंकर, तुम समझती क्यों नहीं हो मेरी बात को रमा? मुझे कुछ भी नहीं समझना। ये तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया रमा। आपने ही समझाया था ना कि जगह बदल लेने से नजरिया बदल जाता है। तो यहाँ खड़े होकर देखिए, जहाँ से मैं भीमराव अंबेडकर की पत्नी नहीं बल्कि इन सब की तरह एक गृहिणी देखूं।
देखा लक्ष्मी, बंटवारा होते सब कुछ कितना बदल गया नहीं? हमारा जीवन और भी सरल लगने लगा है, शांति आ गई है जीवन में। और आई, जैसे भीम भाऊ और रमा अलग हो गए हैं, वैसे ही अगर बुआ भी यहाँ से निकलकर भीम भाऊ की तरफ चली जाए तो तब तो और अच्छा होगा ना आई? बात तो सही कह रही हो तुम। ऐसा हुआ तो हमारी तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो अगला निशाना ये साधना है। ये घर मेरे भैया का है। ये घर भीमाबाई का बसाया हुआ है और मैं इस घर को मैं जीजाबाई और लक्ष्मी के हाथों बर्बाद नहीं होने दूंगी, किसी हाल में नहीं। दूर रहिए मुझसे। आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। रमाबाई हूँ मैं, भीमराव अंबेडकर की पत्नी। सम्मान के साथ समझौता नहीं, सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन बदतमीजी नहीं। इधर आ, इधर आ। जी बताइए। तुम तो उधर से आ रहे हो ना? उधर तो छोटे जात वालों की बस्तियां है ना? तुम छोटी जात के हो? आपका काम क्या है वो बताइए ना, क्यों बुलाया मुझे? मतलब तुम भी छोटी जात के हो? दरअसल तुम्हारी जात की एक औरत अच्छी लगने लगी। तुम सब लोग साथ में रहते हो तो तुम बता सकते हो ना कि उसे कैसे राजी करूं। मतलब ऐसे वैसे देखकर वो दिमाग खराब हो गया क्या आपका? कैसी गंदी बातें कर रहे हैं आप? अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें भी पैसे दूंगा। नहीं चाहिए मुझे आपके पैसे। बड़े नखरे हो गए तुम छोटी जात के लोगों के। वो भी मेरे जलपान गृह में काम करती है, पर बात करो तो तेवर दिखाती है। कहती है मैं रमाबाई हूं, भीमराव अंबेडकर की पत्नी। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। तुझे क्या हुआ? कहाँ है आपका जलपान गृह? तेरा क्या लेना देना? जितना पूछ रहा हूं उतना बताइए, कहाँ है जलपान गृह? तालाब के पास। अरे रुक, अरे जवाब तो देते जा जो पूछा उसका। जलपान गृह का नाम सुना नहीं, खाने के लिए दौड़ पड़े भूखे छोटी जात के लोग। वो आपने गिनती सिखा दी है ना, तो मुझे कारखाने में ये गिनना है कि सुबह से शाम तक कितनी गोनियां गई और कितनी आई। रमा मुझसे झूठ बोली थी। कहाँ से लाई बर्तन? बस किसी से मांग कर नहीं लाया। राशन के पैसे कहाँ से लाए तुमने? मैं बताती हूँ, रमा खून बेचकर पैसा लाई है। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। देख लिया जलपान गुरु, अब निकलो यहां से। वो मेरी पत्नी है।
झूठ क्यों बोली रमा? मुझे लगा कि आप मुझे यहाँ काम नहीं करने देंगे। मैंने इससे पहले भी कहा है ना, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन हर हाल में बोला गया झूठ झूठ ही होता है। माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, अब ये काम कर ही रही हो तो मैं भी हाथ बटाता हूं, दोनों मिलके करते हैं। इधर रख, इधर रख, सब अशुद्ध करेगा यहाँ पे। हो गया तुम लोगों का? निकलो यहाँ से। जा रहे हैं और रमा यह काम छोड़ देगी, लेकिन सबसे पहले मैं अभी पुलिस थाने जाकर आपकी कंप्लेंट करूंगा। रुको, अरे एक तो तुम्हारी पत्नी को काम दिया और तुम मेरे बेटे को धमकी दे रहे हो। काकी, आपको जानकर बुरा लगेगा, तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी आपको यह बताना जरूरी है कि आपके बेटे की सोच बहुत ही घटिया है। ए, ढंग से बात कर। छोटी जात का होकर बोलता है सोच घटिया है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको पूरा बता देता हूँ। ये मुझे अभी रास्ते में मिले थे, इन्होंने मुझे पास बुलाया और कहा कि तुम्हारी जात की एक औरत अच्छी लगने लगी। तुम सब लोग साथ में रहते हो तो तुम बता सकते हो ना कि उसे कैसे राजी करूं। कुछ पैसे वैसे देकर वो मान जाए। खराब हो गया क्या आपका? कैसी गंदी बातें कर रहे हैं आप? अरे तुम्हें भी पैसे दूंगा। देखिए काके, आपने मुझे काम दिया इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ, और इसीलिए आपने बेटे ने उस दिन मेरे साथ क्या बात की ये आपको नहीं बताया। तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग कुछ भी बोलोगे और मेरी माँ तुम लोगों की बात मान लेगी? निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। आज तक तेरी मनमानी सही, अब और नहीं सहूंगी। अभी जा, निकल के यहाँ से, जा। अब मेरी माँ होकर अपने बेटे को ही? माँ बाद में हूँ, पहले एक औरत हूँ। औरत, जात कोई भी हो, औरत की इज्जत करना मेरा फर्ज है। तू निकल जा यहाँ से, अभी जा। चलो रमा। नहीं, कहीं नहीं जाओगे। रमा यहीं काम करेगी। नहीं, रमा कहीं और जाके काम ढूंढ लेगी, ये काम नहीं करेगी वो। मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे ने तुम्हारे साथ गलत किया। तुम्हें विश्वास दिलाती कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तुम अब कहीं नहीं जाओगी, तुम यहीं काम करोगी। देखिए, अब डरिए मत। एक औरत जब घर से बाहर काम करने के लिए निकलती है तो ऐसी मुसीबतें आती रहती है, और उस औरत को खुद ही जूझना और जीतना है। मैं यही ठीक हूँ, अब घर जाके आराम कीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं भी ठीक हूँ। मेरे लिए मेरी पत्नी, उसके भाई बहन काम कर रहे हैं और मैं घर पे बैठ के आराम कैसे कर सकता हूँ? मैं भी जाकर काम ढूंढता हूँ। नहीं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, अब काम नहीं करेंगे। कुछ नहीं हुआ है मुझे।